नमस्कार मित्रों, होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन रंगों भरा हो, उल्लासित हो। आप जीवन के प्रत्येक चरण में, प्रत्येक ओर अपने कदम बढ़ाएं रंगों के साथ, खुशियों के साथ। यही हमारी शुभकामना है इल्विन परिवार टीम की तरफ से। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग बात करेंगे लोकसभा चुनाव की घोषणा और 4 राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव की भी घोषणा अभी कुछ दिनों पहले हुई। तो चूंकि यह विषय चर्चा में आ गया है, तो इस पर आज हम बात करेंगे कि विधानसभाओं का कार्यकाल कितना होता है, लोकसभाओं का कार्यकाल कितना होता है, हमारे संविधान में इसके लिए संवैधानिक प्रावधान किए क्या क्या किए गए हैं, परिसीमन आयोग का क्या काम होता है, कौन चुनाव कब होगा इसका निर्धारण कौन करता है, और कौन कौन सी स्थितियां होती है जो चुनाव के तिथि को निर्धारित करने में अपनी भूमिका निभाती है। आज की कक्षा में आइए हम बात करते हैं भारत में चुनाव का कार्यक्रम कैसे तय होता है, जानिए। खबर जानने से पहले आपका इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आइए कक्षा को प्रारंभ करके पहले हम जानते हैं कि इस कक्षा की जो रूपरेखा होगी वह रूपरेखा क्या होगी। पहले हम खबरों पर नजर डालेंगे, उसके बाद लोकसभा और विधानसभा की अवधि संबंधी प्रावधान क्या है, हमारे संवैधानिक प्रावधान क्या है, उन पर मुख्यतः हम बात करेंगे। चुनाव कार्यक्रम तय करने के कौन कौन से कारक होते हैं। अभी आपने देखा कि अभी लोकसभा के चुनाव की तिथियां घोषित हुई है, तो कई परीक्षाओं के कार्यक्रम को भी इधर उधर कर दिया गया है। खबर पर आते हैं। अभी कुछ दिनों पहले लोकसभा और 4 राज्य विधानसभाओं के चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की गई है। 2 राज्य सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में वोटों की गिनती की तारीख को आगे बढ़ाकर 2 जून कर दिया गया है। यह खबर है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन राज्यों की लोकसभा सीटों की गिनती आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की अन्य सभी लोकसभा सीटों और विधानसभाओं के साथ निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 4 जून को करवाएगी। लोकसभा के चुनाव की घोषणा हो गई है। 7 चरणों में चुनाव होने हैं। चुनाव की गणना 4 जून को निर्धारित की गई है। अब आइए बात करते हैं कि लोकसभा और विधानसभा की अवधि संबंधी क्या क्या प्रावधान किए गए। संविधान यह कहता है कि चाहे वो राज्य विधानसभा हो या लोकसभा, दोनों का कार्यकाल सदन की पहली बैठक से 5 साल तक होता है। अगर आप मान लीजिए कि 1 जून को सदन की पहली बैठक हुई 2024 में, तो अगले वर्ष 31 मई 2019 तक इसका कार्यकाल समाप्त, 29 तक कार्यकाल मतलब 5 वर्ष पूर्ण होने तक माना जाएगा, अगर कोई विशेष परिस्थिति बीच में न आई तो। विशेष परिस्थिति से क्या लेना देना है? अगर सरकार पर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो लोकसभा है चाहे राज्यों की विधानसभाएं हैं, वो अपने आप भंग हो जाती है। उस स्थिति में कार्यकाल पर असर पड़ता है। आगे देखते हैं। हमारा संविधान का अनुच्छेद 172 एक यह कहता है कि प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधानसभा जब तक कि जल्दी भंग न हो जाए अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्त तिथि से 5 साल तक जारी रहेगी। जो हमारे राज्यों की विधानसभा है अपनी पहली बैठक से की तिथि से 5 वर्ष तक जारी रहेगी जब तक कोई विशेष परिस्थिति न आए। अनुच्छेद 172 एक यह हमारा कहता है। अगली लाइन, वह आपातकाल की उद्घोषणा विधानसभा का कार्यकाल संसद द्वारा बढ़ाया जा सकता है। अगर आपातकाल की उद्घोषणा हुई है तो विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। अब तो प्रश्न यह उठता है कि जब आपातकाल लागू होता है तो विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ाने की शक्ति हमारे संविधान के द्वारा किसे दी गई है? तो निश्चित तौर पर संसद के द्वारा यह शक्ति प्राप्त है। संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि आपातकाल की स्थिति में राज्यों की विधानसभाओं के कार्यकाल को बढ़ा दे। यह अवधि एक बार में 1 वर्ष से अधिक तक के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता है, और आपातकाल की उद्घोषणा जैसे ही खत्म होती है उसके 6 महीने की अवधि से अधिक यह कार्यकाल नहीं चल सकता है। वहीं अनुच्छेद 83(2) हमारा कहता है कि लोकसभा जब तक कि जल्दी भंग न हो जाए अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्ति तिथि से 5 साल तक जारी रहेगी। लोकसभा के लिए अनुच्छेद 83(2) में प्रावधान किया गया है और विधानसभाओं के लिए अनुच्छेद 172 एक में यह प्रावधान किया गया है। दोनों के लिए समय निश्चित है, बातें वही है। चुनाव कार्यक्रम तय करने के क्या क्या कारक होते हैं, आइए इस पर भी बात कर लेते हैं। चुनाव की तिथियां घोषित करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है।
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मानक प्रक्रिया अपनाता है। निर्णय लेते समय मौसम, त्योहारों, महत्वपूर्ण परीक्षाओं के साथ साथ भवनों की उपलब्धता से आशय मतदान केंद्रों से है और शिक्षकों जैसे कारकों पर विचार करता है। पहले एक एक बिंदु को देखते हैं। अगर आपको जम्मू कश्मीर में लोकसभा का चुनाव कराना है तो आप जनवरी और दिसंबर के महीने में ज्यादा ठंड होती है जितने पहाड़ी राज्य हैं। अगर आप जुलाई में चुनाव करवाते हैं तो मानसूनी क्षेत्र के अंतर्गत जहां पे ज्यादा बारिश होती है वहां आप चुनाव नहीं करवा सकते हैं। इसलिए यह प्रायः देखा गया है कि जो लोकसभा का चुनाव होता है, विशेषतः लोकसभा का चुनाव पूरे भारत में एक साथ आयोजित किया जाता है, तो उसमें भारत के प्रत्येक राज्यों की भौगोलिक स्थिति को ध्यानगत रखते हुए इसके चुनाव की तिथियों को घोषित किया जाता है। आप देखे होंगे जो 7वें चरण का चुनाव है वह उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में है, ऐसे जिलों में जहां उसकी स्थितियां बनती है। 7 चरणों में चुनाव होने हैं। आप तिथियों को देखिए और वहां के लोकसभा के क्षेत्र को देखिए तो आप अपनी सूझबूझ से यह पा सकते हैं कि मौसम एक विशेष कारक है, जलवायु एक विशेष कारण है। त्योहार भी देखा जाता है। त्योहार के समय में आप लोकसभा का चुनाव कैसे करवाएंगे? छठ के समय अगर आप चुनाव करवा देंगे तो स्थिति सही नहीं मानी जाएगी। महत्वपूर्ण परीक्षाओं को भी देखा जाता है। अगर महत्वपूर्ण परीक्षाओं की तिथि पहले से घोषित हो गई, मान लीजिए कि चुनाव होना है और उसी समय यूपी बोर्ड की, सीबीएसई की, आईसीएसई की परीक्षा संपादित करवानी हो तो कितना मुश्किल कार्य हो जाएगा। प्रशासनिक दृष्टि से भी मतगणना केंद्र कैसे बनाए जाएंगे, मतदान केंद्रों के लिए भवनों की अनुपलब्धता हो जाएगी, सुरक्षा बलों की कमी हो जाएगी। तो ये सब कारक चुनाव आयोग के द्वारा देखे जाते हैं। शिक्षक और चुनाव ड्यूटी जैसे कारक पर भी विचार किया जाता है। सुरक्षा बलों की उपलब्धता और रसद आवश्यकताओं पर भी विचार किया जाता है। सुरक्षा बलों की क्या क्या स्थिति है, उनकी उपलब्धता कैसी है, इन सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर रसद मतलब खान पान की कैसी व्यवस्था है, क्या उपलब्धता है, यह सारी चीजों को देखते हुए चुनाव आयोग लोकसभा के चुनाव की तिथियां निर्धारित करता है। ये रही आज की हमारी कक्षा। हमने जाना कि संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से हैं, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, विधानसभाओं के कार्यकाल कितने वर्ष के होते हैं, तिथियों का निर्धारण कौन करता है, तिथियों का निर्धारण, चुनाव की तिथियों का निर्धारण करते समय किन किन कारकों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। आपको हमारी कक्षाएं कैसी लगती है कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दें। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।